welcome you all in the next video of national income and related aggregates. Students, previous वीडियो में हमने देखा था कि नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से डिफरेंट कैसे है और हमने ये देखा था कि रेजिडेंट्स नॉन रेजिडेंट्स क्या होते हैं, रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स का हमारे नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में क्या रोल होता है और हमने डोमेस्टिक टेरिटरी को समझा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। और आज इस नए वीडियो में हम देखेंगे कि नेशनल इनकम के डिफरेंट एग्रीगेट्स क्या हैं। जैसे कि मैंने टाइटल ही बताया आपको कि इस चैप्टर का टाइटल है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो एग्रीगेट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्रीगेट्स होते क्या हैं। और आपने बुक्स में देखा होगा कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं एग्रीगेट्स को समझाने के लिए और बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्लो डायग्राम्स बने हुए हैं जो कि आसानी से समझ में नहीं आते हैं। मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको डिफरेंट जो भी एग्रीगेट्स हैं आप बड़े ही आसानी से उनको डिराइव कर सकेंगे और उनको लर्न कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये डिफरेंट एग्रीगेट्स क्या हैं और इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 प्लेसेस देख रहे हैं और इन 4 प्लेसेस में आपने देखा मैंने यहाँ पे नेट और ग्रॉस लिख रखा है, डोमेस्टिक और नेशनल लिख रखा है, यहाँ प्रोडक्ट लिख रखा है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस लिख रखा है। एक्चुअली एफसी एंड एमपीआर फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस। तो इन सारे टर्म्स की मदद से हम नेशनल इनकम के डिफरेंट एग्रीगेट्स को डिराइव करेंगे। तो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम यहाँ पे नेट को लेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि इन चारों प्लेसेस में से एक एक टर्म को हमें पहले उठाना है और देखना है कि क्या टर्म बन के आ रहा है, कौन सा एग्रीगेट बन के निकल रहा है। तो सबसे पहला हमारा एग्रीगेट जो बनेगा वो होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या हो जाएगा, एन डी पी एट एफसी। नेट के लिए मैंने एन लिखा है, डोमेस्टिक के लिए डी लिखा है, प्रोडक्ट के लिए पी लिखा है और एफसी को मैंने एज इट इज यहां पे लिखा है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमारा पहला एग्रीगेट हो गया नेशनल इनकम का। अब हम दूसरे एग्रीगेट को देखते हैं, दूसरा एग्रीगेट हमारा कैसे डिराइव होगा। फिर हम नेट को लेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हो गया हमारा सेकंड एग्रीगेट। और अब थर्ड एग्रीगेट कैसे डिराइव करेंगे इसको भी हम देखते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या एनपी। चौथा कैसे हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे 4 एग्रीगेट्स हमने डिराइव कर लिए इन 4 प्लेसेस की मदद से जहां पे हमने डिफरेंट टर्म्स को लिख रखा है। अच्छा, हमने डोमेस्टिक और नेशनल को तो समझ लिया था प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे कुछ एक नए टर्म्स देखने को मिल रहे हैं हमें। यहाँ पे नेट है, ग्रॉस है, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ एफसी है, एमपी है जिसको कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस बोलते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को या इन सारे टर्म्स को हम इस वीडियो में आगे देखेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली होते क्या हैं। फिलहाल हम अपने सारे के सारे एग्रीगेट्स को डिराइव करेंगे। तो हमने अभी तक क्या क्या डिराइव किया, हमने देखा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एफसी। दूसरा हमने देखा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तीसरा हमने देखा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड द फोर्थ वन इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
अब हम पांचवा एग्रीगेट देखते हैं, पांचवा एग्रीगेट कैसे डिराइव होगा। अभी तक हमने नेट को लेके देखा था कि डिफरेंट एग्रीगेट्स कैसे डिराइव होते हैं। अब हम ग्रॉस को लेके देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा ये, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। सिक्स्थ क्या हो जाएगा, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये हो गया छठा। अब सातवां देखते हैं, सातवां कैसे निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और आठवां कैसे निकलेगा, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इस तरीके से हमने 8 एग्रीगेट्स को डिराइव किया। सिंपली आपको करना क्या है, इनको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये फिगर्स बना लेने हैं। इसमें से सबसे पहले हम नेट को उठाएंगे और दूसरे फिगर्स में से या तो डोमेस्टिक से लेके चलेंगे या नेशनल से लेके चलेंगे। प्रोडक्ट सब में सेम रहेगा और इन दोनों में से हम किसी एक को ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, नेट को लिया, दूसरे फिगर से हमने डोमेस्टिक को उठाया, तीसरे फिगर में प्रोडक्ट सबके लिए सेम होगा, प्रोडक्ट उठाया, और चौथे फिगर से हमने एफसी उठाया, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरे में हमने क्या लिखा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट हमने यहाँ पे नेशनल को उठाया, प्रोडक्ट सेम रहेगा, और फिर हमने यहां से फैक्टर कॉस्ट को उठाया। तीसरे में हमने क्या देखा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी हमने यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट को डोमेस्टिक और नेशनल के साथ लिंकअप कर दिया है। अभी हमें मार्केट प्राइस को लिंकअप करना है। तो देखते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फोर्थ वन, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इस तरीके से हमने नेट के साथ डोमेस्टिक और नेशनल को लिंकअप किया, प्रोडक्ट सब में सेम था, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को लिंकअप किया। अभी हम ग्रॉस को देखेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या पहले हम फैक्टर कॉस्ट को लेके चलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इस तरीके से हमने 8 नेशनल एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स को डिराइव किया। और अब हम जो डिफरेंट फार्मूलाज, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जो कि हम नेशनल इनकम में फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, और मैं आपको बता दूं, इन्हीं फार्मूलाज की मदद से हम पूरे के पूरे नेशनल इनकम को इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो उन तीनों फार्मूलाज को हम एक एक करके देखेंगे, उन तीनों फार्मूला को हम किस तरीके से डिराइव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम ग्रॉस और नेट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम देखेंगे ग्रॉस वैल्यू क्या होता है और नेट वैल्यू क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने एक बाइक खरीदी, बाइक का दाम 50,000 रुपीज है, यानी कि बाइक का परचेजिंग वैल्यू कितना है, 50,000 रुपीज। आपने 2 साल बाइक को इस्तेमाल किया, बाइक को खुद चलाया, उसके बाद 2 साल के बाद आपने मन बनाया कि इसको बेच देना है। जब आप बेचने गए तो जो कस्टमर्स हैं, या मार्केट में 2 साल पुरानी बाइक का जो रेट है वो तकरीबन 30,000 रुपीज है, यानी कि आपकी परचेजिंग वैल्यू बाइक की कितनी थी, 50,000 रुपीज थी। अभी जो आप 2 साल चलाने के बाद बेच रहे हैं तो उसकी प्राइस कितनी हो गई है, यानी कि करंट प्राइस क्या है उसका, 30,000 रुपीज है। यानी कि आपके बाइक के परचेजिंग वैल्यू से कुछ ना कुछ घटा होगा, और घट के करंट प्राइस आपकी बाइक की 30,000 रुपीज रह गई है। ठीक है, तो यहां पे जो ग्रॉस वैल्यू होगा वो आपके बाइक का परचेजिंग वैल्यू होगा, फाइन। और जो नेट वैल्यू होगा वो आपके बाइक का करंट प्राइस होगा, यानी कि 30,000 रुपीज। तो यहां पे नेट वैल्यू मतलब करंट वैल्यू ऑफ एनी
प्रोडक्ट। और ग्रॉस वैल्यू से आप समझ सकते हैं परचेजिंग वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और जो आपके परचेजिंग वैल्यू से और करंट वैल्यू के बीच में जो रिडक्शन हुआ है प्राइस का, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स, खास करके जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, वो इस वर्ड को, इस पर्टिकुलर टर्म को बड़े अच्छे से समझते होंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन इज द कॉन्टिन्यूअस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, यानी कि कोई भी आपका फिक्स्ड एसेट है या कैपिटल एसेट है, कैपिटल स्टॉक है, उसके वैल्यू में कॉन्टिन्यूअस रिडक्शन जब होता है, उसी रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि आपके बाइक का प्राइस 50,000 रुपीज था, यानी कि 2 साल पहले जब आपने खरीदा था 50,000 रुपीज का था। तो उसे ग्रॉस वैल्यू है आपकी बाइक का 50,000 रुपीज, और नेट वैल्यू है आपके बाइक का, यानी कि जब आप बेचने जा रहे हैं, यानी कि करंट प्राइस वो है 30,000 रुपीज। यानी कि आपके बाइक के परचेजिंग वैल्यू में कुछ रिडक्शन हुआ है और उसकी करंट प्राइस जो हो गई है 30,000 हो गई है, और ये जो रिडक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? 50,000 माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट वैल्यू। या नेट वैल्यू क्या है? 30,000। ठीक है, और ये डेप्रिसिएशन कितने का होगा? 20,000 रुपीज का, क्योंकि 50,000 से 30,000 माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 20,000। तो आप ऐसे कर सकते हैं 50,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 30,000। फाइन, तो आपने डेप्रिसिएशन देखा। डेप्रिसिएशन इज द कॉन्टिन्यूअस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। क्लियर? तो यहां से एक फार्मूला हमने डिराइव किया, वो फार्मूला क्या है? अब ये क्या है? आपका ग्रॉस वैल्यू है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए मैंने यहां पर डेप लिखा है, इज इक्वल टू नेट वैल्यू। तो इस तरीके से आपका ये पहला फार्मूला हमने डिराइव कर लिया, यानी कि नेशनल इनकम का पहला फार्मूला। ये आपको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या देखा? ग्रॉस वैल्यू में से जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो आपको नेट वैल्यू मिल जाएगी। सपोज यहां पे नेट वैल्यू दी है, या सपोज कर लो यहां पे ग्रॉस वैल्यू दिया हुआ है और यहां पे नेट वैल्यू दिया हुआ है। तो ग्रॉस से जब आपको नेट पे जाना होगा तो आप क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि ग्रॉस से नेट पे आना होगा तो आपको क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन को घटा देना होगा, और जब नेट से आपको ग्रॉस पे जाना होगा तो आपको प्लस डेप्रिसिएशन करना होगा। यानी कि जब आप ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और जब नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से हमने नेशनल इनकम के पहले फॉर्मूले को डिराइव कर लिया। स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पे बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से मैंने बाइक का एग्जाम्पल लेके समझाया, इस तरीके से आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सपोज स्टूडेंट, जब आपके सामने नेशनल इनकम कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए और वहां पे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई वैल्यू दी हुई हो, तो हो सकता है वहां पे पर्टिकुलर वर्ड डेप्रिसिएशन न देके वहां पे कुछ और लिखा हो, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। हम डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर भी कह सकते हैं, हम डेप्रिसिएशन को करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट और फिक्स्ड फैक्टर भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में इन तीनों नाम से भी डेप्रिसिएशन दिया जा सकता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा और इन तीनों नाम को आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है जब क्वेश्चंस आए तो डेप्रिसिएशन की जगह इन तीनों में से किसी एक को दे दे और आप वहां पे कंफ्यूज हो जाए। स्टूडेंट्स, अब हम फैक्टर कॉस्ट
और मार्केट प्राइस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम देखते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि वो कॉस्ट जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगे, यानी कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला कॉस्ट ही फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। फाइन। और मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जो कि किसी प्रोडक्ट का मार्केट में क्या प्राइस है उसको बताता है। यानी कि प्रोडक्शन के बाद जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उस समय उसकी क्या प्राइस होती है, उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप देखिएगा स्टूडेंट्स। सपोज एक फोन को मैन्युफैक्चर करने में 6000 रुपीज का कॉस्ट आता है। ठीक है, एक फोन को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में 6000 रुपीज का कॉस्ट आता है। तो ये क्या हो जाएगा, फोन का फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। यानी कि 6000 रुपीज जो है वो फोन का क्या कहलाएगा, फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। फाइन। और इस फोन को मैन्युफैक्चर करने के बाद, प्रोड्यूस करने के बाद प्रोड्यूसर ने इसको मार्केट में डाल दिया। सपोज जब मार्केट में डाला तो इस फोन की प्राइस क्या हो गई, 8000 रुपीज हो गई। ये क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा। फोन की प्राइस क्या हो जाएगी, 8000 रुपीज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहीं से हमारा नेशनल इनकम का दूसरा फॉर्मूला डिराइव होता है। वो देखते हैं कैसे डिराइव होता है। फोन का मार्केट प्राइस क्या है, 8000 रुपीज है और फैक्टर कॉस्ट क्या है, 6000 रुपीज है। 8000 में से 6000 को हम घटाते हैं, कितना आता है, 2000 रुपीज। यानी कि ये 2000 रुपीज का डिफरेंस है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में फोन के। अब इस 2000 रुपीज को हम क्या कहेंगे, NIT। इस 2000 रुपीज के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, NIT। तो हमारा क्या फॉर्मूला बना, MP माइनस NIT इज इक्वल टू FC। यानी कि मार्केट प्राइस से हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया तो हमें फोन का फैक्टर कॉस्ट पता चल गया। ठीक है, अब यहां पे NIT कैसे निकलता है, NIT निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप देख लीजिए। NIT इज इक्वल टू होता है IT माइनस सब्सिडीज। NIT इज इक्वल टू होता है IT माइनस सब्सिडीज, और ये IT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। और ये सब्सिडीज क्या है, गवर्नमेंट तमाम तरीके के रिबेट्स देती है। जैसे सपोज करो किसी मैन्युफैक्चरर ने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उस इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दे दी है, कुछ छूट दे दी है, वो ये सब्सिडी कहलाता है। तो NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें से हम सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं तो NIT निकल जाता है। और यही NIT हमारे फैक्टर कॉस्ट में जब जुड़ जाता है तो हमें मार्केट प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का मिल जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स 2000 को आप प्रॉफिट मत समझिएगा, क्योंकि नेशनल इनकम किसी भी तरीके से प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं होता है। नेशनल इनकम हमेशा आउटपुट की बात करता है, यानी कि इकोनॉमी में कितना आउटपुट हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे 2000 प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है। 2000 यहाँ पे NIT है। NIT का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो हमने क्या देखा कि जो दूसरा फॉर्मूला हमारा निकल के आया वो है मार्केट प्राइस माइनस NIT इज इक्वल टू FC। आप ये कह सकते हैं फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT। फाइन। सपोज अगर यहां पे आपको FC दिया हुआ है और MP दिया हुआ है, ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट से जब आप मार्केट प्राइस पे आएंगे तो आप क्या करेंगे, प्लस NIT, यानी कि फैक्टर कॉस्ट में जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे तो आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगा। फैक्टर कॉस्ट 6000 रुपीज है, ये 2000 रुपीज आपने इसमें जोड़ा तो मार्केट प्राइस मिल गया
8,000 रुपीज, यानी कि फैक्टर कॉस्ट में आपने एनआईटी जोड़ा तो आपको मार्केट प्राइस मिल गया। और मार्केट प्राइस से जब आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप क्या करेंगे, माइनस एनआईटी, यानी कि मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जब आप माइनस कर देंगे तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कितनी आसानी से हमने फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। इसमें बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हम नेशनल इनकम के लास्ट फार्मूले को देखते हैं, उसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डोमेस्टिक और नेशनल, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है। तो डोमेस्टिक इनकम में मैंने आपको बताया था कि विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी कि अपने देश के अंदर कमाया गया पैसा। और नेशनल इनकम में मैंने क्या बताया था कि अपने देश में जो पैसा कमाया गया है वो तो कमाया गया है, प्लस हमारे देश के लोग जो बाहर पैसा कमा रहे हैं उसको भी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, यानी कि रेजिडेंट्स ने जो पैसा कमाया देश में प्लस देश के बाहर। ठीक है, तो सपोज जो डोमेस्टिक इनकम है या जो देश के अंदर कमाया गया वो 10,000 रुपीज कमाया गया, 10,000 रुपीज कमाया गया। और जो नेशनल इनकम है, यानी कि देश के अंदर प्लस देश के बाहर से हमारे देशवासियों ने जो पैसा कमाया वो 15,000 रुपीज। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है, 5,000 रुपीज का डिफरेंस है। और ये जो 5,000 का डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं NFIA। इसको हम क्या बोलते हैं, NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो NFIA का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, NFIA बराबर होता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, सपोज अगर यहां पे डोमेस्टिक दिया हो, डोमेस्टिक इनकम दिया हो और नेशनल इनकम दिया हो। ठीक है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लस NFIA, यानी कि डोमेस्टिक इनकम में NFIA को अगर हम ऐड कर देते हैं तो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां देखो डोमेस्टिक इनकम कितना है, 10,000 रुपीज है और NFIA कितना है, 5,000 रुपीज है। तो NFIA को अगर हम डोमेस्टिक इनकम में जोड़ देंगे तो हमें नेशनल इनकम यानी कि 15,000 रुपीज मिल जाएगा। तो इस फ्लो डायग्राम से आप क्लियरली समझ सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम में जब हम NFIA जोड़ देंगे तो वो नेशनल इनकम हो जाएगा, और नेशनल इनकम से जब हम NFIA माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम से जब नेशनल इनकम में जाना हो तो आपको प्लस NFIA करना होगा, नेशनल इनकम से जब डोमेस्टिक इनकम में जाना होगा तो माइनस NFIA करना होगा। ठीक है ना आसान। सिंपल एग्जांपल से हमने इसको बड़ी आसानी से समझ लिया कि NFIA क्या होता है और NFIA डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम से किस तरीके से रिलेटेड होता है। तो डोमेस्टिक इनकम से NFIA में हमने प्लस कर दिया, वो नेशनल इनकम हो गया, नेशनल इनकम से NFIA को माइनस कर दिया, वो डोमेस्टिक इनकम हो गया। और NFIA बराबर होता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, तो इस फ्लो डायग्राम को आप याद रखिएगा। नेशनल और डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में जब इंटर कन्वर्जन होता है, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक पे जब जाना होता है, तो इस NFIA का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही काम आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, नेट वैल्यू क्या होती है, और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, और NFIA क्या होता है। ठीक है, और इस तरीके से हमने 3 फार्मूला भी डिराइव किया, और ये जो फार्मूला है ये आपका
लास्ट और थर्ड फार्मूला है जो कि आपको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में बहुत ही मदद करने वाला है। तो हमने ऑलमोस्ट 50% पार्ट जो है इस चैप्टर का कवर अप कर लिया है। जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि उसमें हम क्या देखेंगे कि नेशनल इनकम को किस किस मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, तब तक आप इन कॉन्सेप्ट्स को थॉरोली पढ़िए, इसको समझने की कोशिश करिए, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा कि क्या आपको डाउट है। उन डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये तभी संभव हो सकेगा जब आप अपने डाउट्स को बताएंगे मुझे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो के बारे में तुरंत पता चल जाएगा। और इससे पहले की वीडियो को, जैसे कि मैंने इसका पहला जो पार्ट बनाया है, उसको अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक मैंने दे रखा है। टिल देन स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।